फाइनेंस के मैनेजमेंट से और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश रेवनकर जी। कंपनी को यूएस गवर्नमेंट से करीब $25 करोड़ का फंड मिला है। फंड का इस्तेमाल कंपनी कहां करेगी, साथ ही रिकवरी और डिमांड पर मैनेजमेंट का क्या नजरिया है, इन सब मुद्दों पर होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। श्रीराम ग्रुप की कंपनी ये है। दिग्गज एसेट फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनियों में इसका शुमार होता है। कमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस कारोबार में ये देश की एक दिग्गज कंपनी है। लाइफ जनरल फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में भी कंपनी का दखल है। उमेश रेवनकर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यूएस डीएफसी जिसे कहते हैं, वहां से आपको करीब $25 करोड़ की आपने रकम जुटाई है। इस फंड का इस्तेमाल कहां करने वाले हैं, उसका डिटेल्स अगर बताएं। देखिए, हम इंटरनेशनली बहुत अभी 5 साल से फंड रेज कर रहे हैं थ्रू ईसीबी राउट। वहां पे $750 मिलियन आप एनुअली रेज कर सकते हो। इसके बीच हमें लास्ट 3 इयर्स में हमने सोशल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए थे। सोशल बॉन्ड में हम कोई इंडिविजुअल कस्टमर्स को व्हीकल खरीदने के लिए, नहीं तो बिजनेस बिल्डअप करने के लिए, नहीं तो कोई मशीनरी खरीदने के लिए हम फंडिंग करते हैं। उसमें उसको सस्टेनेबल इनकम मिल जाता है। यही हमारा मकसद है और यही हमारा एक प्रोग्राम को अप्रिशिएट करके डीएफसी, यूएस डीएफसी ने हमको $250 मिलियन सैंक्शन किया है। ये नॉर्मली डीएफसी फंडिंग लॉन्ग टर्नर रहता है, अप टू 10 इयर्स, और यील्ड भी बहुत अच्छा रहता है ताकि हम कस्टमर को ये बेनिफिट पास ऑन करें। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द रेजिंग मनी थ्रू डीएफसी। हम इसका पहले भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज का डीएफसी से फंड रेज किया है। करेक्ट मिस्टर रेवनकर, बैक होम अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करें, आप जैसे बड़े प्लेयर्स जो है उन लोगों का ये मानना है कि शायद जिसे हम ग्रीन शूट्स कहते हैं, यानी रिकवरी के साइंस जो है वो धीरे धीरे दिखने लगे हैं। जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिजनेस अपना आगे बढ़ाते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ग्राउंड सिचुएशन इस समय क्या है? क्या डिमांड बढ़ रही है? कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में खासतौर पर जहां आप एक बड़े प्लेयर हैं, वहां किस तरह का आउटलुक है आने वाले समय के लिए? मेरे ख्याल से सीवी साइकिल अभी अप साइकिल तो और 3-4 साल तक रहेगा, क्योंकि अभी देखिए 2018-19 के बाद 1 मिलियन व्हीकल सेल हुआ था 18-19 में। उसके बाद वो 500,000 तक नीचे आ गया इन 2021। उसके बाद लास्ट ईयर थोड़ा इम्प्रूवमेंट था उसमें, 700,000 तक पहुंचा। अभी 700,000 से मुझे लगता है कि और एक 3 साल में वो 1 मिलियन क्रॉस करना है वापस, क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ होता है तब यू नीड मोर नंबर ऑफ व्हील्स टू कैरी द गुड्स, और ये तो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। सो मुझे लगता है कि और 3-4 साल तक अच्छा अप साइकिल हमको देखने के लिए मिलेगा। और बाकी फ्यूल प्राइस इंक्रीज और बाकी इंडिकेटर्स और व्हीकल प्राइस इंक्रीज, एवरीथिंग इज टेकन इनटू अकाउंट। अभी व्हीकल का प्राइस करीब 25-30% बढ़ गया। इसका भी एक वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया था अप साइकिल। अभी पीपल हैव एब्जॉर्ब्ड इट, द इकोनॉमी इज एबल टू एब्जॉर्ब इट, तो फ्राइट रेट बढ़ गया है, सो पीपल आर एबल टू पास इट ऑन टू द कंज्यूमर। सो मुझे लगता है कि और 3-4 साल तक एक अप साइकिल हमको देखने के लिए। ओके, 3-4 साल तक अपसाइकिल रहने की उम्मीद है। यहाँ पर आपकी कंपनी ने आपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो AUM ग्रोथ का टारगेट रखा है वो करीब 12% का है, जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इस ग्रोथ में हेल्प करेंगे, और क्या आपको लगता है कि ये जो यूज्ड कमर्शियल व्हीकल स्पेस है उसका एक बड़ा योगदान रहेगा इस ग्रोथ में? अभी हमारा ग्रोथ में 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, व्हीकल प्राइस ज्यादा होना। 25-30% नया व्हीकल का प्राइस ज्यादा होते ही
यूज्ड व्हीकल का प्राइस भी बढ़ता है और यूज्ड व्हीकल डिमांड भी बढ़ती है। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमको एक यूज्ड व्हीकल में ग्रोथ मिल जाता है रूरल मार्केट में। और दूसरी चीज ये है कि रूरल मार्केट अभी 3 साल से एक अच्छा मानसून की वजह से, अच्छा रेनफॉल के वजह से एक स्ट्रांग रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे भी ये साल भी नॉर्मल फोरकास्ट प्रेडिक्ट किया है, इसलिए रूरल का एक डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, व्हीकल का डिमांड, नहीं तो परचेसिंग पावर सब अच्छा रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि 12% से 12% हमने स्टैंड अलोन हमने एक आउटलाइन किया है और आगे जाके कंबाइंड एंटिटी में हम 15% CAGR का प्लान किया। राइट आपकी कंपनी की एसेट क्वालिटी काफ़ी बेहतर है मिस्टर रेवनकर, लेकिन हमने देखा कि जो Q4 में पिछले तिमाही में राइट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। क्या वजह रही इसके पीछे और एसेट क्वालिटी के ट्रेंड पर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ से आगे? अब देखिए, एसेट कलेक्शन तो बहुत अच्छा रहा अभी पिछले अक्टूबर से, क्योंकि व्हीकल मूवमेंट्स अच्छा था और फ्राइट रेट्स अच्छा था, एक यूटिलाइजेशन लेवल भी अच्छे थे। इसका वजह से द एसेट क्वालिटी बहुत इम्प्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। मुझे लगता है कि आगे जाके भी ये कंटिन्यू रहेगा। अभी लास्ट क्वार्टर में हमने कोविड प्रोविजन को यूटिलाइज किया था। हमने कोविड के टाइम पर टोटली 2800 करोड़ का एडिशनल प्रोविजनिंग हमने बिल्डअप किया था। वहां पे हमने वो 800 करोड़ हमने यूज करके थोड़ा राइट ऑफ, थोड़ा राइट बैक किया था लास्ट क्वार्टर में। अब बाकी 2000 करोड़ भी है एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हमारे पास। वो कुछ भी कोविड के लिए, कोविड की वजह से कोई भी पोर्टफोलियो में कुछ भी चैलेंजेस है, वो हम ये क्वार्टर में और ये साल में हम यूटिलाइज करेंगे, नहीं तो हम राइट बैक भी कर सकते हैं। मिस्टर रेवनकर, हाल ही में आरबीआई ने रेट हाइक किया है। आप देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है एनबीएफसीज पर इस तरह के आरबीआई के डिसीजन का? आरबीआई ने अभी 2 बार रेट हाइक किया है और इसका वजह है कि इन्फ्लेशन। अभी कोई भी एनबीएफसी बुक में फ्लोटिंग रेट का लोन भी रहता है, फिक्स्ड रेट लोन भी रहता है। हमारा अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 20% फ्लोटिंग रेट का लोन था, बैंक का लोन, और 80% फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में कुछ चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि वो मैच्योरिटी होने तक वो सेम रेट रहेगा। और फ्लोटिंग में एक 15-20% बेसिस पॉइंट ज्यादा हो गया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल मिक्स में हमारा एक हमारा बुक बोरोइंग रेट ज्यादा फर्क नहीं हुआ उसका वजह से। लेकिन आगे जाके एज वी रीप्राइस एग्जिस्टिंग लोन थोड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने 3 इयर्स बैक और 2 इयर्स बैक इससे ज्यादा रेट से लोन लिए थे। तो अभी हम एक्चुअली वी आर रीप्राइसिंग इट लोअर रेट, तो इमीडिएटली हमारा बुक में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन हमको प्राइसिंग पावर है। वी आर एबल टू पास ऑन टू आवर कस्टमर्स whenever we need, whenever further price borrowing cost बढ़ गया है, तो we can easily pass it on to our customers. एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे मिस्टर रेवनकर, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में खास तौर पर रिकवरी और डिमांड के लिए किस तरह के डेटा पॉइंट्स आपके सामने आए हैं और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है FY23 उसके लिए किस तरह का आउटलुक है आपके पास? मुझे लगता है कि अभी डिमांड में अभी रियल एस्टेट डूइंग वेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी डिमांड काफी अच्छा है। ऐसा अभी लास्ट 2-3 मंथ्स में थोड़ा तो एक बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन डिमांड स्लगिश हो गया था, बट आई फील द डिमांड इज गोइंग टू कम बैक, ऐसा लग रहा है। ये साल में हमने स्टैंड अलोन 12% ग्रोथ का प्लान किया है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, बट एज ए कंबाइंड एंटिटी हम 15% CAGR का ग्रोथ प्लान किया फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रेवनकर, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। उमेश रेवनकर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बताते हुए
किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर कंपनी को आने वाले समय में दिख रही है, खासतौर पर सेमी अर्बन रूरल एरिया में। खबर हमने आपको बताई ही, यहाँ पर USDFC से इन्होंने करीब 25 करोड़ डॉलर जो है वो जुटाए हैं, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर कंपनी ग्रोथ में करने वाली है। स्टॉक तो खैर आज बाजार के साथ 4% नीचे ही दिखाई देगा।